जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं गांव लाख के न्यूज और मैं हूं रियासत अली। दर्शकों, आज हमारा सामना एक ऐसे व्यक्ति से है जिन्होंने अपने कानूनी चाल से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पस्त कर दिया और सुल्तानपुर के कोर्ट में राहुल गांधी जी को आना ही पड़ा। तो ऐसे अधिवक्ता जिनका नाम है संतोष पांडे, परिचय का कोई मोहताज नहीं है। हालांकि ये अपने काबिलियत की वजह से इंटरनेशनल लेवल में जाने जाते हैं। इनका चेहरा, इनका नाम काफी सुर्खियों में रहा है। ऐसे कोई मीडिया एजेंसी नहीं रही है जो कि इनके चेहरे को और इनके नाम को अपने एक वीडियो में बटोरा ना हो। तो ऐसे अधिवक्ता हमारे सामने मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। और काफी चर्चित हत्याकांडों को भी इन्होंने देखा है। तो सब चीजों को हम बात करते हैं और इनके जीवनी को लेकर सारी चीजों को हम बात करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, सबसे पहले तो आप बताएं, आपकी शिक्षा दीक्षा, आपकी जीवनी कैसी रही? जी मेरा नाम संतोष कुमार पांडे एडवोकेट है। जी। और मेरा यहीं से 10 किलोमीटर दूर गांव कामापुर, पोस्ट सोगौली, कुड़वार ब्लॉक के अंतर्गत आता है, सुल्तानपुर जिले में। जी। और मेरी शिक्षा दीक्षा का जहाँ तक प्रश्न है तो शुरुआती शिक्षा मेरी प्राइमरी पाठशाला सोगौली शुरू हुई। उसके बाद मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल महाराजगंज से हाई स्कूल किया। फिर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज सुल्तानपुर, उस समय बहुत अच्छा स्कूल था, आज भी है। उसके बाद केनाई से हमने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, लॉ की डिग्री लिया। और फिर आज आप लोगों के सामने काफी लंबा पदव्रत सफर रहा है आपका। है। जी लंबा जैसे सफर। अभी आपने एक गांव का नाम लिया, पोस्ट सोगवली। जी सोगवली के पहले में जब हमने इसको सुना था तो एक वहां पे डीसी क्रिमिनल काली साहब पाठक जी थे। काली साहब पाठक, जी इनके नाम जाना जाता था। तो अभी फिलहाल जब मैं आपसे इंटरव्यू करने से पहले आपके जब मैं वहाँ के लोगों से चर्चा की है तो पता चला कि अधिवक्ता संतोष पांडे आपके नाम से उस गांव को जाना जाता है। जी। कैसा लगता है आपको? वह ठीक है, अच्छा लगता है। काली साहब पाठक जी कई सालों तक यहाँ सुल्तानपुर जिले में डीजीसी क्रिमिनल थे। जी। और उस समय क्षेत्र के माननीय व्यक्तियों में उनकी गिनती थी, कोई भी आता था उसकी मदद करते थे। हम्म। तो अगर सोहगौली का नाम आता था उस जमाने में तो बाबू काली साहब पाठक जी को लोग ब्लॉक के क्षेत्र में जानते थे। हम्म। अब वो काफ़ी दिन हो गया उनकी डेथ हुए। हम्म। ये है कि हमने पूरा प्रयास किया कि हमारे भी क्षेत्र को लोग जाने। हम्म। और आज जो भी है मेहनत किया जा रहा। अच्छा, राहुल गांधी का ऐसा क्या मामला था जिसको लेकर आपने उनको कानूनी चाल से इतना पस्त कर दिया कि उनको सुल्तानपुर कोर्ट में आना ही पड़ा? देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी जी का मामला प्रश्न है तो वो बंगलौर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी। उन्होंने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया था। हम्म। और उससे आहत होकर के यहाँ के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन और भाजपा के नेता हैं हम्म। विजय मिश्रा जी, उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया था। हम्म। और वो मुकदमा जो है उस समय हाई कोर्ट लखनऊ के कोई वकील साहब थे, उन्होंने फाइल किया था। हम्म। और वो शायद गवर्नमेंट एडवोकेट एजी हो गए हैं। वो उस मुकदमे में चूंकि अब वो वहाँ से आते नहीं थे और उसके बाद संगठन के लोगों ने और कंप्लेनेंट वादी विजय मिश्रा जी ने हमको उस मुकदमे में इंगेज किया। हम्म। और हमने उसमें जो है तलबी बहस किया। और तलबी बहस में काफ़ी मेहनत किया, हमने रूलिंग निकाला और सब चीज़। और हमारी बातों को कंसीडर करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने उनको धारा 500 आईपीसी के तहत तलब किया। हम्म। वही कारण है कि उनको 2 बार ऑनरेबल कोर्ट में सिविल सुल्तानपुर जैसे कोर्ट में, हम्म। छोटा जिला है, यहाँ पर उनको उपस्थित होना पड़ा। और वो उपस्थित होकर अपनी जमानत कराए। जमानत के बाद फिर जब ट्रायल शुरू हुआ तो बयान चार्ज में भी उनको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ा। एक इंटरनेशनल नेता को एक छोटी सी कोर्ट में आना पड़ा, तो इसके पीछे का क्या कैसी मेहनत रही है? देखिए, कोर्ट जो है कोर्ट होती है, कोर्ट छोटे जिले की हो या बड़े जिले की, अगर कोर्ट ने तलबी किया तो आपको आना है। आप भाई, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को भी मुकदमा फेस करना पड़ा, हम्म। राजा रघुराज प्रताप सिंह को भी फेस करना पड़ा। तो ऐसा नहीं कोई बड़ा हो या छोटा, अगर कानून के शिकंजे में आ गया है, कानून के निगाह में सभी बराबर हैं। तो
उन्होंने जो आपत्तिजनक टिप्पणी किया था और उस पर प्राइमा फेसाई केस उनके ऊपर बनता है, इसीलिए उनकी तलबी हुई है। बाकी चीजें ट्रायल में देखा जाएगा। इतने बड़े नेता को आप सुल्तानपुर कोर्ट में घसीट लाए, धमकी उमकी मिली उनके समर्थकों की तरफ से? नहीं, धमकी क्या भाई, जो सही है, हम हमारा प्रोफेशन है, हाँ। जिसकी भी तरफ से मिलेगा उसकी तरफ से लड़ा जाएगा मुकदमा। कभी डर लगा आपको कि ये इतने बड़े कोई डर नहीं। अच्छा, आप भाजपा के भी नेता के अधिवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी के भी दिग्गज नेताओं के अधिवक्ता हैं, इन दोनों के बीच में ऐसा कभी कुछ हुआ कि नहीं हम दोनों को? देखिए, ऐसा है कि विचारधारा अलग चीज है हम्म। और 10 से 4 हम सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ता हैं। तो हमारे पास चाहे भाजपा का लीडर आए चाहे सपा का लीडर आए, तो हमको उसकी केस को रिप्रेजेंट करना है। बीइंग ए काउंसिल, हम भाजपाई हैं, सपाई हैं या क्या हैं, वो 4 बजे के बाद काउंट करेगा। लेकिन जिस समय मैं डायस पे खड़ा हूँ उस समय सिर्फ और सिर्फ मैं अधिवक्ता हूँ। तो ऐसा नहीं, आदमी को जहाँ रिलीफ मिलेगा, जिसके ऊपर विश्वास होगा उसके पास जाएगा। मैं आपको उदाहरण बताऊं, राम जेठमलानी इस देश के बहुत बड़े वकील हुआ करते थे। आज दुर्भाग्य से वो हम लोगों के बीच में नहीं हैं। जब तक वो केवल वकील थे तो उनके यहाँ ऑफिस में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भी जाते थे और सोनिया गांधी भी जाती थी। तो उसी तरह से अब जब वो भाजपा में शामिल हो गए तो अलग बात है, भाजपाई हो गए। तो मैं यहाँ किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, संबंध अपनी जगह पे है, पार्टी अपनी जगह पे है, मुकदमा प्रोफेशन अपनी जगह। तो अब आप क्या इसको, सपा का ही नहीं, हमारे पास है आईएम के हाजी दाऊद साहब, उनकी बिल हमने कराया। हमारे पास वो आए, क्या नाम है, आम आदमी पार्टी के लॉ मिनिस्टर सोमनाथ भारती जी, हमने उनकी भी बिल कराया। सपा के दिग्गज नेता हैं यहाँ के संतोष पांडे जी, उनका भी केस हम देख रहे हैं। गायत्री प्रजापति को भी हमने बरी कराया। उसी जगह पे हमने विनोद सिंह विधायक, हमारे यहाँ सुल्तानपुर विधायक हैं, उनको हमने रिप्रेजेंट किया। केंद्रीय मंत्री जो हमारे यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद मेनका जी थी, उनको भी हमने रिप्रेजेंट किया। स्मृति ईरानी जी से संबंधित केस था, उसको भी। तो ऐसा नहीं है, मेन चीज विश्वास होता है। और वकील किसी पार्टी व्यक्ति विशेष का नहीं है, जब तक वो वकील है वो वकील है। काला कोट पहना है तो वकील है, उसके बाद आप चाहे भाजपाई हो या चाहे जो हो, चाहे जिस पार्टी। अच्छा, एक बहुत चर्चित हत्याकांड है लम्बा से आपके डॉक्टर घनश्याम तिवारी का, उनके तरफ से, मृतक डॉक्टर घनश्याम तिवारी तरफ से भी आप एडवोकेट हैं, तो उनके केस में कहाँ तक क्या चल रहा है? डॉक्टर घनश्याम हत्याकांड, देखिए उस समय यहाँ पब्लिक में बहुत ज्यादा, सर्व समाज के लोगों में बहुत ज्यादा उबाल था जब वो मर्डर हुआ। तो वो डॉक्टर थे, यहीं बगल सीएससी पे तैनात भी थे। वो केस विवेचना हो करके चार्जशीट उसमें आई और ट्रायल उसका प्रोसीड कर रहा है। और इस समय एविडेंस में चल रहा है, आईओ की एविडेंस में है, विवेचक को उसमें आना है। विवेचक से आंशिक जिरा भी हो चुकी है और शेष जिरा होना है। वो एविडेंस की स्टेज में वो केस चल रहा है। आप गोगवाच हत्याकांड जैसे 4 मर्डर्स केस में आप अधिवक्ता है, उसमें भी? जी, उसमें भी एविडेंस चल रहा है। एविडेंस चल रहा है, हाँ, एविडेंस चल रहा है। और उसमें जो है अब सारी चीजें जो है वो ट्रायल कंक्लूड होगा तब क्लियर होगा। उसमें तो कुछ लोग नामजदगी गलत पाई गई थी जिसकी तरफ से हम हैं, और बाद में उन लोगों की तलबी हुई, सब निर्दोष फंसाए गए कई लोग। तो जो भी है, अब वो तो जब जजमेंट होगा, फैसला आएगा, तभी सारी चीजें। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगा कि जैसे कि 2 व्यक्ति आपस में झगड़ा करके आए, एक पक्ष जो है आपके पास आ गया, एक पक्ष दूसरे जो कि दोषी है आपके पास आ गया, आपको कभी लगा कि नहीं यार ये दोषी है या फिर दोषी नहीं? कभी आपको लगा अनुभव के हिसाब से? ऐसा है कि नहीं, पहली चीज तो ये एज एडवोकेट, बीइंग ए काउंसिल, जो ऑन रिकॉर्ड पेपर में हम लोग कभी ये नहीं पूछते कि आप दोषी हैं या निर्दोष। जो पेपर में है उसी पे आपको
उसी पे हम लोग केस लड़ते हैं, उसी पे केस में सजा होती है या केस एक्टल होता है। तो वो क्या करके आया है क्या नहीं, ये हम लोगों का प्रोफेशन है। जो फाइल बताती है, जो मुकदमा बताता है, जो कागज बताता है, उसी पे मुकदमा चलना है, उसी पे हमको बहस करना है, उसी पे जिरा करनी है। आपको कब लगा कि मुझे वकालत करना चाहिए? आप वकालत पेशा क्यों चुने? मतलब कि जैसे होता नहीं, लोग अपना एक ड्रीम बना के चलते हैं, तो किस क्लास से आपको लगा कि नहीं हम वकालत पेशा ही करेंगे? आपने काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए ऐसा है कि वकालत सही ये है, सही बताएं कि मैं वकालत में कभी नहीं सोचा था कि मुझको वकालत करना, लेकिन मेरे पिताजी का और मेरे घर वालों का ये था कि आप वकालत ही करिए। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने हमारे ऊपर थोपा, क्योंकि मैं अपने भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। और जब मैं ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लिया। हमारे कुछ मित्र वहीं से लॉ करने चले गए, हमने कहा नहीं मैं पीजी करूँगा। फिर उसके बाद हमने लॉ में एडमिशन लिया। तो हमारे पिताजी को ये था कि हमारे घर में कोई न कोई एक अधिवक्ता रहे, चूंकि सामाजिक दृष्टिकोण से या और सब चीजों को लेकर के वो काफी रहते थे। तो हम जब लॉ किए तो उसके बाद जब उनको लगा कि हो सकता है ये ना करें, तो हमारे दूसरे वाले भाई को, फिर तीसरे भाई को, फिर चौथे भाई को भी उन्होंने लॉ कराया। लेकिन यानी पूरे परिवार को वकील बनाने को सोचा? चारों भाई हम लॉ ग्रेजुएट हैं, लेकिन ये है कि 3 लोग इस पेशे में हैं और 1 लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो केवल उनका एम ये था कि कोई न कोई वकील रहे, अच्छा वकील हमारे घर से कोई बने। क्योंकि वो कहानी बताते थे बड़े वकीलों में जो पहले हुआ करते थे, हाई कोर्ट से लेकर के यहाँ सिविल कोर्ट तक का। चूंकि हम लोग पुश्तैनी वकील उस समय पंडित गोकुल प्रसाद पाठक जी हुआ करते थे, और उन लोगों से भी अच्छा संबंध रहा है। उसके बाद यहाँ बाबू गणपत सहाय सिंह जी थे, बाबू बांके बिहारी सिंह क्रिमिनल के अच्छे लॉयर थे। तो जो भी क्रिमिनल केसेज होता था जो पुराने, उसमें तो दादाजी वगैरह, पिताजी वगैरह, उन लोगों के बारे में सब बताते रहते थे। तो उनका भी एक सपना था कि हमारे घर में कोई एक अच्छा लॉयर रहे। तो अंततोगत्वा हमने इस पेशे को चुना और इस चुनौतीपूर्ण कार्य को ईश्वर कृपा से आप लोगों को उससे हमने सहर्ष स्वीकार किया, और आज मैं हंसी खुशी से पेशा कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं आप अपने पिताजी के कहने से आप वकालत का पेशा चुने, तो क्या कभी लगा ऐसे कि जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं उनके पिताजी कहते हैं नहीं ये काम करो, जब आपके पिताजी ने आपको कहा कि वकालत करिए, जब आप कॉलेज में गए तो इंस्टीट्यूट होता है, मतलब पूछते हैं नाम, सब चीज पूछते हैं, तो वहां पर आपको लगा नहीं यार पापा जी कह दिए हैं तो इसलिए करने आगे? नहीं, ये कभी हमारे ऊपर इस तरह बर्डन उन्होंने नहीं दिया, ना हमने बर्डन महसूस किया। लेकिन उनकी आंतरिक इच्छा ये थी कि ये वकालत करें, लेकिन कभी कहीं न कहीं उनके अंदर ये था कि हो सकता है ये गवर्नमेंट जॉब में या कहीं ऑफिसर बन जाए, कहीं कुछ हो जाए तो हो सकता है ना करें। तो दूसरा बच्चा हमारा एडवोकेट रहे, तो इसलिए तो लेकिन हमने वही पेशा चुना। तो हमारी भी इच्छा और पिताजी की भी इच्छा, घर वालों की भी इच्छा, इसलिए हम इस पेशे में। यानी कि आपके पिताजी का आशीर्वाद आपके ऊपर शुरू से ही बना रहा है, और यही कारण है कि आज आप इंटरनेशनल वकालत में छाए हुए हैं, हर मीडिया पे भी आप। तो आप लोगों का स्नेह और प्यार है। आपका शिक्षा और वकालत सफर अभी तक कैसा रहा? देखिए ऐसा है कि शिक्षा और ये वकालत का एक दूसरे का बहुत गहरा संबंध है। अगर आप एडवोकेट हैं तो आप ये समझिए कि आप आजीवन एक विद्यार्थी हैं या एक स्टूडेंट, आजीवन आपको पढ़ना है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हमारी पढ़ाई में रुचि शुरू से ही रही। ईश्वर कृपा ऐसी रही है कि मैं पढ़ने में भी अच्छे स्कॉलर मेरी गिनती होती रही है। तो हमारे क्लास टीचर उस समय हुआ करते थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, आज भी हैं वो।
प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए हैं। और शिक्षा के शुरुआत में ही हम लोग बहुत कोऑपरेट करते थे। तो अगर आप एडवोकेट हैं तो ये मान के चलिए कि आप आजीवन जो है एक विद्यार्थी, आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आप जो है कोर्ट को, मुक्किल को फेस कर पाएंगे। जो वकील बनने के बाद आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या आई? कोई चुनौती है? देखिए, वकील बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती जो आज भी है और पहले भी, ये बहुत ही संघर्षपूर्ण पेशा है और इसमें पेशेंस की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। आपको धैर्य बना के चलना पड़ेगा। आजकल के जो बच्चे हैं वो इस पेशे में नहीं आना चाहते, उसका रीजन यही, और मैं उस रास्ते से गुजर चुका हूं। आपका कोई भी नात रिश्तेदार आपको मुकदमा नहीं देगा अगर आप नए वकील हैं, आप जूनियर, यहां तक कि आपका सगा रिश्तेदार नहीं देगा। अब एक उदाहरण आपको मैं बता दे रहा हूं। उसको कोई रिपोर्ट लाने के लिए, तो उसने किया, ठीक है लाएंगे, तो उसने क्वेरी किया, तो हमने कहा अरे रिश्तेदार हैं, लेते आइएगा। तो उसने हमको बुलाया तो कहा ऐसा है पांडे जी, आपकी बात है, लेते आएंगे, लेकिन ये बताइए कि पढ़ाई में फीस कौन जमा किया? हमने कहा पिताजी, घर वाले। तो कहा किसी रिश्तेदार का मुकदमा फिर मत लड़िए, कभी आपकी फीस उन्होंने जमा किया है? हमने कहा नहीं। कहा कभी किसी रिश्तेदार ने मुकदमा दिया? हमने कहा नहीं। आज आप अगर उस तरह के हैं तो सारे नात रिश्तेदार आपको मुकदमा देंगे, लेकिन अगर आप जूनियर हैं तो आपका जो मित्र है, जो आपका हितैषी है, जो आपका व्यवहारिक है, जिससे आपका संबंध है, वो तो दे सकता है, लेकिन नात रिश्तेदार मुकदमा इसलिए नहीं देंगे कि कहीं ऐसा ना हो मुकदमा खराब हो। अजनबी आदमी दे देगा, लेकिन जिसको आप अपना समझते होंगे वो आदमी मुकदमा आपको नहीं देगा। वो तब देगा जब आप 10 साल 20 साल वकालत करके आप टॉप पे होंगे, और वो भी अपेक्षा करेगा कि उनके पास चलिए और फीस कम देना पड़े या फीस ना देना पड़े, तब वो आपके पास आएगा मुकदमा लेके। अच्छा, जैसे हम काफी जूनियरों से मिले भी हैं, तो राब्ता होता रहता है, तो कुछ क्लाइंटों से भी हम मिले हुए हैं। उनका कहना यह रहता है कि जो काम होता है वो जूनियर से अत्यधिक करते हैं, सीनियर जो होते हैं वो बहस करते हैं, हालांकि जूनियर उस जगह पे नहीं खड़ा हो सकता। इसलिए क्या ये सबको एक ऐसा पेशा है कि सबको मिल करके करना पड़ेगा। जूनियर ऐसा नहीं कि जूनियर वो हमारे छोटे भाई जैसे, तो जो काम हमारे लायक है उसको हम करते हैं, उन लोगों को भी हम मोटिवेट करते हैं। जैसे कहीं कोई बहस हुआ, हम सिखा भेजते हैं कि आप जाइए इस तरह से बहस करिए। अगर कोई टेक्निकल रहता है बताते हैं, या कहीं अगर क्लाइंट संतुष्ट हुआ तो उन्हें कह दिए बहस करिए, नहीं तो सीनियर खड़े होते, हम लोग बहस करते हैं। अच्छा, क्लाइंटों का अत्यधिक यही आरोप रहता है, जो क्लाइंट्स रहते हैं उनका कहना है तो वकील पैसा बहुत लेते हैं, बहुत बनाते हैं, पैसा बहुत लेते हैं। ऐसा नहीं, ये गलत है। सही मायने में सही बात ये है कि अगर आप अच्छे क्वालिटी जो क्लाइंट हैं या अच्छे लोग हैं उनसे पूछेंगे, या अच्छे वकील, आज भी इस स्तर, जिले स्तर पर फीस कम है, जितनी फीस लिया जाए उतना कम है, इसलिए कि यहाँ मेहनत होती है। एक लाइन अगर आप बहस कर रहे हैं अदालत के सामने, तो क्लाइंट को तो लगेगा कि वकील साहब तो 5 ही मिनट बहस किए। अगर आप 2 मिनट बहस कर रहे हैं, 5 मिनट बोल रहे हैं, बहस कर रहे हैं, या एक लाइन बहस कर रहे हैं, लेकिन क्लाइंट को ये नहीं पता है कि वही एक लाइन सीखने के लिए वकील साहब को कितना वर्ष लगा होगा, और ये 5 मिनट की 10 मिनट की बहस करने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ी होगी, एक रूलिंग निकालने में कितनी किताब पढ़ना पड़ा होगा। तो ऐसा नहीं, हम लोग जो पैसा, जो मेहनताना लेते हैं वो अपनी मेहनत का लेते हैं। और आज भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं
कि जितनी मेहनत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे है अधिवक्ता करता है, उतनी मेहनत हाई कोर्ट में या ऊंचे लेवल पे उतनी मेहनत नहीं है। हम लोग यहाँ पूरा ट्रायल करके भेजा जाता है, अच्छा पूरा काम यही से होते हैं। पूरा काम यही, वहां हाई कोर्ट जाता, सुप्रीम कोर्ट जाता, अपील जाता है, रिवीजन जाता है, एसएलपी जाती है, दाखिल कर दिए, बहस कर दिए, बेल है, बेल मान लीजिए रिजेक्ट हुई, बेल डाल दिए, बहस कर दिए, ट्रायल तो यही होता है ना, तो पूरी मेहनत तो यही होती है। अच्छा एक कहावत बहुत चर्चे में रहता है, जी। वकील और पुलिस इन दोनों का संबंध कहते हैं सांप नेवले जैसे होती है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए ये मेरा मानना नहीं है, ये गलत है। दोनों का अपने अपने जगह पे स्थान है और दोनों एक दूसरे के पूरक। हम आप यहाँ बैठे हैं, अगर हमें आप कोई सुरक्षा जरूरत पड़ी तो कौन करेगा? पुलिस करेगी। और पुलिस को भी अगर जरूरत पड़ी कोर्ट में तो उनका काम कौन करेगा? वकील करेगा। तो आज भी कितने इंस्पेक्टर हैं, कितने सीओ हैं, कितने पुलिस वाले हैं, उनके अधिवक्ता हम हैं। कई 2-3 मुकदमे अभी भी चल रहे हैं जिसमें कई इंस्पेक्टर को फर्जी मुलजिम बनाया गया, मैं उनको न्याय दिला रहा हूं। अभी एक इंस्पेक्टर को जो है 29 पुलिस एक्ट में कोर्ट ने नोटिस भेज दिया था, मैंने उनको दोष मुक्त कराया, उन्होंने गलत विवेचना करके जो है एफआईआर लगा दिया था कोर्ट से। तो ये देखिए ये भ्रांतियां हैं और ऐसा नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि सबको अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। अगर हम अधिवक्ता हैं तो हम अपनी मर्यादा गिरा के काम नहीं करेंगे। अगर आप पुलिस हैं, दरोगा हैं, इंस्पेक्टर, सीओ, कप्तान कुछ भी हो, वो भी अपनी मर्यादा में रहें, वकील भी अपनी मर्यादा में रहे, तब बेहतर होगा, तभी समाज का कार्य अच्छे से होगा। एक वकील के लिए सबसे अहम गुण क्या होना चाहिए? देखिए ये अधिवक्ता के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मुवक्किल के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। अगर आप मुवक्किल के प्रति ईमानदार नहीं हैं तो आप इस पेशे में सफल नहीं होंगे। और आपका बिहेव बहुत काउंट करता है। अदालत में सबसे यादगार केस आपका कौन सा रहा है? फाइल थी, तो जब वो फाइल हमने अंदर नहीं पढ़ा, ऊपर से देखा, तो तब मैं जूनियर था, तो हमको ये लगा कि ये 419(20) के साथ 376 कैसे लगा या 498 कैसे लगा। तो जब मैंने उस फाइल को अंदर पूरा रीड किया, और ये क्वेश्चन हमारे मन में नहीं उठा, ये क्वेश्चन कई सीनियरों ने भी हमसे पूछा कोर्ट में, तो उसमें स्टोरी ये थी कि जैसे कोई लड़का है और वो जाके कहीं प्रदेश में रहने लगा और शादीशुदा लड़का था, तो वहां प्रदेश में जाने के बाद उसने अपना नाम और धर्म दोनों परिवर्तित कर लिया और दूसरे धर्म की लड़की से शादी कर लिया, दूसरे कास्ट से, और उसने बताया कि मेरा नाम फला है, और वहां रहने लगा उस लड़की को लेके। फिर उसने अपना फर्जी डीएल बनवाया, उस पे फोटो लगा कंप्यूटराइज्ड, ये दिखाया कि मेरा नाम फला है उस लड़की से, और नाबालिग लड़की थी। उसके बाद उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी, यहाँ उसने एफआईआर किया 498 की। तो जब 498 में विवेचना शुरू हुई तो आईओ महोदय पूछते पूछते वहां प्रदेश में पहुंचे, उस शहर में, कि इस नाम का कोई लड़का है। तो पता चला कि इस नाम का कोई लड़का इस पते पर है ही नहीं है। एक लड़का है, वो तो फला नाम का है, जो उसने अपना जात बदल लिया था। तो उसको शंका हुई, उसको पकड़ा और पूछताछ किया। तो उसमें फिर जब और गहराई से विवेचना किया तो पता चला कि वो फर्जी डीएल बना करके अपना नाम, अपना जात बदल करके, और वो दूसरे जात की लड़की से शादी किया था। तो उस आधार पे 419(20) 67-68 लगा था, और 498 की एफआईआर पहले से थी, और जो दूसरी लड़की से उसने शादी किया था उस आधार पे 376 एंड पॉक्सो ये लगा था। उसी में उसको भी मर्ज कर दिए दूसरे केस को। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था
तो देखने में, हालांकि वो केस अभी भी चल रहा है, डिसाइड नहीं हुआ, तो इस तरह से 419, 20, 67, 68, 376, 500 और 498 ये सारे धाराओं का ट्रायल एक साथ चल रहा है। क्या केस अभी आपके पास ही है? अभी चल रहा है, हमारे ही पास है और अपने जिले का ही रहने वाला है। आपने किन किन प्रकार के केसों पर ज्यादा फोकस किया है, क्रिमिनल या सिविल या फिर फैमिली? केवल क्रिमिनल। क्रिमिनल। हाँ, फैमिली कोर्ट के भी केसेस हैं, लेकिन केवल क्रिमिनल, हम केवल क्रिमिनल केस लेते हैं, क्रिमिनल के ही हम एक्सपर्ट। अच्छा, एक केस की तैयारी करने के लिए आप क्रिमिनल के देखते हैं, तो क्रिमिनल के एक केस तैयारी करने के लिए किन किन बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, अगर बेल स्टेज पे केस आ रहा है तो FIR से लेकर के इंजरी रिपोर्ट और केस डायरी महत्वपूर्ण होती है, और अगर केस का ट्रायल चल रहा है तो ट्रायल में जो ऑनरेबल कोर्ट के सामने एविडेंसेज आ रहे हैं वो एविडेंस महत्वपूर्ण है। आप पूरा एविडेंस पढ़िए, स्टडी करिए फाइल का, और उस एविडेंस के आधार पर उस केस से मिलता जुलता आप केसला निकालिए, हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो भी केसला, और वो सब तैयार करके अगर आप बेहतर तरीके से कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी केस में आप। अच्छा, एक और सवाल काफी ज्यादा आता है, उठता है, कोर्ट में केस लड़ना और मुवक्किल को सलाह देना, क्या अंतर है इन दोनों में? देखिए, ऐसा है, कोर्ट में केस लड़ना और मुवक्किल को सलाह देना, मेरा मानना ये है कि जो कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप मुवक्किल को, जो यथार्थ है वही सलाह दीजिए तो बेहतर रहेगा। उससे क्या होता है कि उससे आपका बर्डन हल्का रहेगा। अगर आप मुवक्किल से झूठ बोलेंगे तो एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ेगा। आप सदैव अगर वस्तु स्थिति से उसको अवगत कराएंगे, जो सही बात है वही बताएंगे, तो वो बेहतर रहेगा। अच्छा, आज की न्याय प्रणाली में आपको क्या सबसे बड़ी समस्या क्या दिखती है? देखिए, आज की न्याय प्रणाली में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि जुडिशरी में जजों की कमी है, ट्रायल में लंबा समय लग रहा है, और आने वाले दिनों में अच्छे अधिवक्ताओं की भी कमी, हमारे हिसाब से, हमारी जहां तक सोच है, अच्छे अधिवक्ताओं की आज भी कमी है। आजकल जो युवा अधिवक्ता निकल रहे हैं सब रील बनाने में चल रहे हैं। वो ये रील और ये सब अलग चीज है, ये तो गलत है। ये उनको पढ़ाई पे ध्यान करना चाहिए, उस पे फोकस करना चाहिए। बड़ी बड़ी सॉन्ग लगाते हैं माफिया वाला। इसीलिए कह रहे हैं कि आज भी अच्छे अधिवक्ताओं की कमी है। न्याय दिलाने के लिए आसान और सबसे सटीक तरीका क्या अपनाना चाहिए? देखिए, न्याय दिलाने के लिए अपने मुवक्किल के प्रति वफादार रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि कितना जल्दी से जल्दी उसको न्याय मिले। जल्दी करिए मगर जल्दबाजी मत करिए। ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी मुकदमा खराब हो जाए। तो जहां तक संभव हो सके उसको सुलभ, सरल और सस्ता, कम समय में न्याय दिलाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। अच्छा, वंचित और गरीब जो होते हैं, जो अधिकतर न्याय तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको न्याय तक पहुंचने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाएं? आज भी मैं वंचित और गरीब लोगों का निःशुल्क मुकदमा करता हूँ। आप देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। कई ऐसे केसेज हैं हमारे पास, सारे कई जूनियर बैठे हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। कई मुकदमे हैं जिसको मैं फ्री ऑफ कास्ट देखता हूँ। आप ही अगर कह दीजिए, अगर उस मुवक्किल के पास कागज का पैसा नहीं तो कागज भी खरीदता हूँ। जो हमको प्रतिदिन फीस मिलती है, मेहनताना मिलता है, उसी में से मैं कागज भी खरीदता हूँ। कई ऐसे क्लाइंट हैं, कागज खरीद करके मैं उनका मुकदमा लड़ रहा हूँ। अच्छा, मीडिया और सोशल मीडिया का अदालत के कार्रवाई पर क्या असर पड़ता है? देखिए, अदालत को मीडिया, अदालत
ठीक है, अदालत और अधिवक्ता दोनों, मीडिया और सोशल मीडिया से दूर रहना ही बेहतर होता है। चूंकि ठीक है, पत्रकार लोग भी, अब हम टिप्पणी नहीं करेंगे, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन हमारी जो सोच है कि मीडिया सोशल मीडिया से दूर रहें तो बेहतर होगा, और सारी पढ़ाई सारा फोकस अपने एम पर, पढ़ाई पर, अपने फाइल पर होना चाहिए। वकील, जब से आप वकील बने हैं, वकील होने के नाते आपको सबसे ज्यादा संतोष कब मिला कि नहीं यार अब हम वकील हैं एकदम बढ़िया से? सबसे ज्यादा संतोष हमको तब मिलता है जब किसी मुकदमे में जीत जाता। अगर मेरा जीतने बात तो सबको खुशी रहती है। हाँ, तो अगर कोई मेरा मुक्किल बरी हो गया तो वही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, वही मेरी सबसे बड़ी फीस। हमको ये लगता है कि मैंने मेहनत किया और हमको विजय प्राप्त हुई और अगले को न्याय मिला। अभी आपने कहा कि आपके समय में बढ़िया अधिवक्ता भी हमको नहीं लगता है ज्यादा आ पाएंगे, तो इस हिसाब से लगता है जैसे एक मीम वायरल होते हैं इंस्टाग्राम पे, उस पे डालते हैं कि क्या वायरल होते हैं, एक मीम बना के डालते हैं, तो उसमें कहते हैं कबीरा तेरे संसार में सबसे सुखी वकील, जीत गए तो फीस मिले नहीं तो अपील। क्या ऐसा लगता है? ये तो कहने के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। जीतने पर ही सबसे बड़ी संतुष्टि होती है भाई। देखिए, इसीलिए हम लोग जो भी फीस अपनी रहती है, जो भी फीस लेना होता है, उसको पहले बताया जाता है, और फीस क्लाइंट ने पे किया, अगर नहीं पे करने लायक फिर भी उसका मुकदमा लड़ा जाता है, उसको न्याय मिला। ये एक वकील के लिए सबसे बड़ी संतुष्टि है, सबसे बड़ी संतोषजनक बात ये है। तमाम फाइलें आपके ऑफिस में लगी हुई हैं, काफी जूनियर्स भी हैं, इसका मतलब अच्छे खासे आप चलते हैं। तो ये आप वकालत के पेशे से फिर निजी जीवन में कैसे संतुलन ला पाते हैं? यही इस पेशे की सबसे बड़ी विडंबना है। निजी जीवन के लिए टाइम कम रहता हम लोगों के लिए, लेकिन दिनचर्या ऐसी बन गई है, किसी में हैबिट बन गई है, दिन भर 10 से 4-5 तक कचहरी करना, फिर कचहरी तैयारी करना, 4-5 घंटे फिर पढ़ाई करना, फिर सुबह होते उसी में लग जाना। तो अब ये हैबिट बन गई है, लेकिन ये है कि उसी में से टाइम निकालने का प्रयास किया जाता है। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कोई मुवक्किल आया और आपके फेस सुन के निकल गया आपको गायब? देखिए, ऐसा नहीं है, प्रयास ये रहता है कि फीस की वजह से कोई न जाने पाए। मैं कह भी देता हूं कि आप जो भी सुलभ तरीके से, ऐसा नहीं है मैं फीस के लिए तो मैं किसी क्लाइंट को जाने ही नहीं देता हूं। वो वकील हमको करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन फीस के लिए अगर कोई ये आप कह दे कि ये फीस के लिए हम नहीं आपको कर पा रहे हैं, तो वो जितना पे कर पाए, या अगर वो देने लायक नहीं है तो मैं उस हिसाब से मुकदमा कर देता हूँ, लेकिन फीस के लिए मुक्किल ना जाए, मेरी अपनी विचारधारा है। अच्छा, आजकल बहुत से गाने रिलीज हो रहे हैं, माफिया तमाम प्रकार के, जिसमें कहते हैं हमारे यहाँ के 10 साल के लौंडा बदमाश कट्टा लेके, इन लोगों ऊपर कोई कार्रवाई बनती है कि नहीं बनती है? लोग ऐसे अगर सोशल मीडिया पे इस तरह गाना कोई डाल रहा है तो बिल्कुल कार्रवाई बनती है। तमाम गाने हैं जिसमें कहते हैं हमारे यहाँ के लौंडे बदमाश 10 साल के लड़के यहाँ कट्टा चलाओ। ये इस तरह गाना जो है सोशल मीडिया पर अगर कोई डाला है तो बिल्कुल ऑफेंस में आएगा। तो क्या जो प्रशासन की तरफ से जो सोशल मीडिया हैंडल किया, क्या उनको नहीं दिखाई देता है? अब ये तो प्रशासन वालों से पूछिए। इससे कार्रवाई बनती है कि नहीं? बिल्कुल बनती है, अब कोई कंप्लेन करे तो कार्रवाई करेंगे। अगर जिस सिंगर ने गाना गाया है आपके पास अपने डिफेंस के लिए अगर आता है तो आप क्या करेंगे? हमारा प्रोफेशन है, तब देखा जाएगा। हाँ। अच्छा, आने वाली युवा पीढ़ी को वकीलों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, एक आखिरी? देखिए, आगे आने वाले युवा पीढ़ियों के लिए मेरा ये है कि निवेदन, सबसे पहली चीज, अगर आपका इंटरेस्ट ना हो तो आप इस पेशे में ना आइए। अगर आप पेशेंस ना रख पाइए तो आप इस पेशे में मत आइए। अगर आपको आते ही आर्थिक इकोनॉमिकल आवश्यकता हो तो आप इस पेशे में मत आइए। अगर आप ये आपके अंदर ये मादा है कि नहीं मैं मेहनत करने वाला हूं,
मेहनत करूंगा। और ये सोच लीजिए कि जब ये वकालत का 4 स्टेज होता है, आप भी जान लीजिए, इसको कोई बताता नहीं है ना कोई बताएगा, जूनियरों को भी मैं बता रहा हूँ। पहला स्टेज, अगर आप जाएंगे पढ़ करके रजिस्ट्रेशन करा किसी सीनियर के अंडर में, तो नो वर्क नो मनी, आपको कोई काम नहीं होगा, कुछ दिन आइए जाइए, कोई पैसा नहीं मिलेगा, जाइए बैठिए और ज्यादातर यही होता है। लेकिन मैं तो अपने जूनियरों को ये कोशिश करता हूं को काम भी मिले, कुछ दिन बाद कुछ न कुछ उनको पारिश्रमिक के रूप में या आ जा रहे हैं, उनका जो जेब खर्च निकले। पहला स्टेज नो वर्क नो मनी। दूसरा स्टेज सम वर्क नो मनी, थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू होगा, फिर भी पैसा नहीं मिलेगा। तीसरा स्टेज मोर वर्क सम मनी, काम तो अधिक रहेगा आपके पास लेकिन पैसा कम आएगा, ये तीसरी स्टेज है। चौथी स्टेज आपकी आएगी सम वर्क मोर मनी। चौथी स्टेज पे जब आप मेहनत करने के बाद अच्छे वकील बनेंगे तो काम कम रहेगा और पैसा अधिक आएगा। इतना पेशेंस आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप इतना पेशेंस बनाने की क्षमता नहीं है तो मेरा यही निवेदन है कि आप लोग वकालत में ना आए। इतनी फाइलें लगी हैं, 50 फाइलें, 60 फाइलें, 70 फाइलें, 40 फाइलें, 30-30, 35-35 जूनियर रोज शाम को मेहनत कर रहे हैं लगातार, तब दूसरे दिन का काम हो पाता है। और वहां है रहने तो 60-65 लोग हैं, लेकिन सब परमानेंट आने वाले नहीं है। तो इसमें मेहनत, ईमानदारी, पेशेंस बहुत जरूरी है, कड़ी मेहनत। अगर इतना मादा किसी के अंदर हो तब वो अपने लड़के को, अपने भाई को, अपने घर वाले या खुद तब इस पेशे में आए। नहीं तो मेरा सलाह है कि भैया दूसरा बिजनेस कर ले, दूसरा पेशा अपना ले। तो सुना दर्शकों आपने, ये रहे अधिवक्ता संतोष पांडे, जिनका चेहरा इंटरनेशनल लेवल में भी टहल रहा है इस वक्त। अपने वकालत से इन्होंने जो नाम कमाया है, अपने पिताजी के कहने पे वकालत में आए और एक अच्छा फेम बनाए हुए हैं। और जो नवयुवा पीढ़ी के वकील जो आ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा सलाह दिए। तो आप लोग इनके जो सलाह दिए, इनके सलाह को फॉलो करिए और अच्छे से वकालत करिए। अगर नहीं इन सब जो टिप्स बताया और ये सब टिप नहीं हो पा रहा है आपसे तो रहने दीजिए, वकालत मत करिए। ये सर का कहना रहा। तो आप बने रहे गांव लहरिया न्यूज के साथ में। हम फिर से अगले एपिसोड मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।